की है। और हमने एक और फॉर्मेट चालू किया था कि लास्ट क्लास में हमने कुछ रिवीजन किया था, लाइक संबंधों का। तो हमने एक क्लास में रिवीजन कर लिया है। और अब हमने एक और लास्ट क्लास हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करी थी, जो मैंने आपको ग्रुप पे शेयर भी कर दी थी। पहले पार्ट में हमने जितने भी पुण्य पाप अधिकार तक संबंध आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि संबंध एक ऐसा विषय है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने चार संबंधों के बारे में सीखा था। देवर व्याप्य व्यापक, निमित्त नैमित्तिक, कर्ता कर्म और ज्ञेय ज्ञायक संबंध। और फिर हमने क्या कहते हैं, आगे भी हमने एक रिकॉर्डिंग आशव अधिकार की भी की थी, जिसमें हमने आशव अधिकार का एक कलश आगे बढ़ाया था। आशव अधिकार हमारा कौन सी कलश तक हो गया है? कैन यू रिमाइंड मी वंस? कलश तो एक नंबर सौ 114 वन। वन, ओके वन। ठीक है। ठीक है, 114, ठीक है। ओके। आ अनूप जी, आपने वो देखी संबंध वाली क्लास जिसमें संबंध आए थे? हाँ सर, वो 20 मिनट्स का ही वीडियो है हाँ सर। हाँ, एक दो हाँ रिकॉर्डिंग देखा हुई है थी। सर। ओके, चलिए। अब आज मैं ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे संबंध लाया हूँ, क्योंकि मुझे डाउट था कि बहुत सारे संबंध हैं। तो मैं बहुत सारे संबंध पुण्य पाप अधिकार तक आप लोग के लिए लाया हूँ, ताकि एक बार क्लियर हो जाए, ताकि फिर बीच में आपको याद आए तो वापस से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फॉर वंस हम लोग कर लेते हैं, मैं शेयर करता हूँ यहाँ से, और हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 18, 18 संबंध में आप लोग के लिए लाया हूँ। 18। हमने इतने सोचे भी नहीं थे, पर इतने संबंध पुण्य पाप अधिकार तक है। समय सार है, इट्स नॉट एन इजी ग्रंथ, तो इतना सब तो मिलना है। और आज की क्लास बहुत मेजर है। जो मिस करेंगे दे विल लूज समथिंग, बट दे वॉच इट। चलिए। समय सार गाथा एक से लेकर पुण्य पाप अधिकार में जितने भी मुख्य बातें आई हैं, वो सब बातें हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। समय सार जो भूमिका के सेक्शन में है, समय सार में आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए अनेक प्रकार के संबंधों को बताया गया है। ये संबंध व्यवहार ने से प्रतिपादित है। एक बात जो हमको ध्यान रखनी है, कोई भी संबंध निश्चय से नहीं है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं क्यों? निश्चय से क्यों नहीं है संबंध? क्यों? क्योंकि क्योंकि आत्मा तो अकेला ही है, उसको किसी से तो संबंध जहाँ नहीं दो है। आते हैं वहां संबंध आता है। दो द्रव्य या हम्म। वहां पे संबंध आता है। तो आत्मा में तो कोई ऐसे कोई ये नहीं है, दोपना नहीं, द्विपना नहीं है, इसलिए संबंध नहीं है। देखो, ये दोनों आंसर बहुत प्यारे हैं, बहुत बढ़िया आंसर हैं। रवीना जी ने जो आंसर दिया है कि अ, आत्मा अकेला अखंड है, तो उससे किसी और की जरूरत नहीं है। और अनूप जी ने प्रॉपर बात करी, संबंध मतलब संबंध जब भी आता है तो हम दो चीजों की बात करते हैं, दो चीजों में आपस में संबंध होता है। यहाँ पर एक और चीज आपको ऐड करनी चाहिए। वो आपको ये ऐड करना चाहिए कि जब भी हम संबंध घटाते हैं, तो संबंध घटाने से आपस में क्या होता है, हमारा विकल्पों की उत्पत्ति होती है। राइट। और जहां विका हमने पढ़ा है निश्चय व्यवहार न्याय में भी अंतर कैसे आता है। तो निश्चय और व्यवहार न्याय में अंतर भी ऐसे है कि जो निश्चय न्याय है वो विकल्पों से रहित है, व्यवहार ने विकल्पों से सहित है। तो हम व्यवहार से निश्चय में जाते ही इसलिए हैं ताकि हम विकल्पों से बच सके। तो जब भी आप संबंधों की चर्चा करोगे, दो चीजों में आपस में कंपैरिजन करोगे, तो क्या होगा? विकल्प उत्पन्न होंगे, और विकल्प हमें मोक्ष मार्ग में रोकेंगे, अटकाएंगे। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी में हमको देखना है कि भाई जो ये संबंध है, इस संबंध हमारे मोक्ष मार्ग को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं, और भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो हमें संबंधों को इस तरीके से समझना है ताकि वो हमें मोक्ष मार्ग तक इजी हो, ना कि हमारे मोक्ष मार्ग को कठिन करे। बात समझ आई? संध्या जी, कैमरा ऑन कर लीजिए, तो मजा आएगा बात करने में, है ना? बात समझ आई?
तो हमको हमारे मोक्ष मार्ग को इन संबंधों के माध्यम से इजी करना है, आसान करना है, ना कि कठिन बनाना है। तो इसलिए इन सब संबंधों को व्यवहार से कहा गया है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, आइए पधारिए। आपकी रिक्वेस्ट पे सॉरी क्लास सर। चल रही है संबंधों वाली। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, अभी चालू नहीं है। आगे, जिनके माध्यम से आत्मा और अनात्मा तत्व का विचार किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पूरे दुनिया को दो भाग में बांट दिया है, एक आत्मा और एक अनात्मा। तो आत्मा अनात्मा तत्व का विचार किया जाता है। आपको बहुत ज्यादा जोर लगा के नहीं देखना पड़ रहा, मैं और जूम करूं क्या स्क्रीन, या हाँ ठीक थोड़ा है? सा कर दीजिए, थोड़ा कर दीजिए सर। हाँ, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। थोड़ा सा कर दीजिए। हाँ हाँ, कर। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? इन संबंधों के माध्यम से आत्मा और अनात्म तत्व का विचार किया जाता है, और अंततः निश्चय नहीं, ये निश्चय है, निश्चय नहीं से केवल आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। ठीक है, इतनी बात तो हम सबको क्लियर है ही। तो निश्चय नहीं से आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं संबंधों की तरफ। ये जो पहले चार संबंध हैं, इन चार संबंधों की चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, व्यापक व्यापक संबंध और कर्ता कर्म संबंध। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? इन चार संबंध की हम चर्चा लास्ट क्लास में कर चुके हैं। निमित्त नैमित्तिक, ज्ञान ज्ञेय, व्यापक व्यापक और कर्ता कर्म। इसमें कुछ अशुद्धि है लिखने में, मैंने जल्दी जल्दी बनाया, लेकिन इतनी नहीं है कि आप समझ ना पाओ। सर हाँ जी। एक क्वेरी। सर ज्ञान और ज्ञेय, जैसे आत्मा ज्ञान है और जो ज्ञेय में सारा संसार आ जाएगा। देखिए, आ सकता है अगर आप जीव को ले रहे हैं हाँ किसी में ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान तो जीव में ही होता है। हाँ। तो जीव दुनिया भर की चीजों को जान रहा है कि नहीं? जान रहा है। जान रहा है। आ जान सकता रहा है, है। देखो, ये ज्ञान ये बोल रहा है कि सिर्फ जानने में आता है, वो कहीं भी नहीं बोल रहा कि जो चीज को आप जान रहे हो उसको अपना रहे हो, उसको अपना मान रहे हो। ज्ञान ये हम्म, ऐसा नहीं बोल रहा। ज्ञान ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि आप दुनिया भर की चीजों को जान सकते हो, बस, फुल स्टॉप। अब एक और तरीका इसमें है, अगर आप तो जीव जान को, हाँ बोलिए बोलिए। जानने वाला तो मैं ही हूँ। हाँ हाँ, तो तो तुम्हें ज्ञान हो जानने गया वाला ना? मैं हूँ तो। हाँ तो जानने में जो आ रहे हैं वो सब यही आएंगे। ये होंगे बिल्कुल। हाँ हाँ, लेकिन इसमें अब एक और एंगल, अगर आप जीव को ज्ञान मानते हो तो दुनिया भर की चीजें क्या आ जाएंगी? गेय हो जाएंगी। जी। अगर आप जीव को गेय मानोगे तो जीव को गे के। ऐसे, क्योंकि आपको स्वयं को भी तो जानना है कि नहीं जानना? आपको स्वयं को हाँ भी जानना है ना। तो जब आपको हाँ। स्वयं को जानना होगा, ऐसी कंडीशन में आपकी स्वयं की आत्मा क्या बन जाएगी? गेय बन गे। जाएगी। और आपका ज्ञान तो ज्ञान है ही, तो वो तो ज्ञान ही रहेगा। अपने ही ज्ञान से अपन स्वयं को ही जानोगे ना, स्वयं के ज्ञान से ही स्वयं को जानोगे। तो ज्ञान के बराबर। संबंध में दो कंडीशन खड़ी हो सकती है, एक पर वस्तु की अपेक्षा और एक हाँ स्व आ की गया। अपेक्षा। आ ठीक है, गया, एक स्व गे एक पर गे। पर गे। ठीक है, चलिए अब थैंक यू इसमें सर। ये चार संबंध हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। किसी को कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली। मुझे इसमें आपको दो चीजें कुछ नई एक्सप्लेन करनी है। एक तो देखो, निमित्त नैमित्तिक में लिखा है कारण कार्य संबंध, और व्यापक व्यापक में लिख रहा है आश्रित, या आश्रित होगा, इसको हम करेंगे आश्रित आश्रय संबंध। इन्हीं के जैसे सबसेट होता है ना, तो इन्हीं का एक और नाम दिया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का एक और नाम क्या दिया? कारण कार्य संबंध। और व्यापक व्यापक संबंध का एक और नाम क्या दिया? आश्रित आश्रय संबंध। अब ये कारण कार्य संबंध क्या होता है, कोई समझाएगा मुझे? जो कार्य होता है, हम्म। एक तो जिसमें कार्य होता है और एक जो करने वाला। तो जो करने वाला होगा वो कार्य, और जिसके द्वारा होगा वो कारण। करने वाला तो करता हो गया ना।
तो जिसके वजह से कार्य होता है, पूर्ण होता है, उससे कारण कहते हैं, कार्य कारण। मतलब नहीं तो कारण क्या है कार्य क्या है, दोनों को अलग अलग बताओ ना। नहीं, कार्य में कारण का निमित्त होना जरूरी है। ये तो देखो मतलब थोड़ा सिंपल करो तो प्रवीणा जी, थोड़ा कार्य कठिन हो गया। इसी से होता है जब आपके पास निमित्त होता है। कुछ कार्य जैसे मिट्टी अपने आप पड़ी है तो वो घड़ा नहीं बनेगी, पर उसमें कुम्हार का निमित्त होना, चाक का निमित्त होना, वो सब जरूरी है, तो अच्छा, साधन है वो। इसको हम एक काम ये करते हैं, तो हम है। इसमें सर इसमें हाँ शक्ति बोलिए। होने इसमें शक्ति है सर, कार्य रूप होने की। इससे किसमें? कारण के अच्छा कारण जिसमें, में। जिस, ओके ओके हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके। में जैसे कार्य रूप होने की शक्ति है, वो कारण है। ठीक है, आता हूँ मैं आप पे। हाँ बोलिए संध्या जी। जैसे मतलब जीव में मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, हल्की वाली दे कारण दूंगा पड़ा ना है, उसको, हल्की चीज हाँ जाएगी हाँ, जो बीच में। आशीष जी आपका पर माइक। अभी कार्य रूप नहीं हुआ है, हाँ तो ठीक उसमें है, जम सकता है कारण कार्य। देखो मैं समझाता हूँ। देखो हमने क्या है, कारण कार्य को निमित्त थोड़ा सा, अनूप जी का थोड़ा सा पास में था। ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंदर हमने कारण कार्य को डाला, तो हम उसमें निमित्त घुसाना चाह रहे हैं। आप भूल जाओ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंदर है। आप कारण कार्य को एक इंडिविजुअल संबंध ले लो, ठीक है, अलग से एक संबंध आप ले सकते हो। अब कारण मतलब होता है रीजन। कारण मतलब क्या होता है? हेतु रीजन, हेतु। है ना, हेतु। और न्याय की भाषा में बोले तो हेतु। और कार्य मतलब भाई जो काम हमको करना है। अब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है ताकि वो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। दो बातें क्या हुई? पढ़ाई करना और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। अब इन दो बातों में कारण क्या है और कार्य क्या है? बताइए, आप लोग बोलो बोलो, क्या अच्छे कारण है क्या नंबर कार्य? लाना, अच्छे हाँ नंबर लाना कार्य है और पढ़ाई ठीक है, करना कारण है। कारण है, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले आप समझ जाओ कि जो चीज हमको अचीव करनी है, जिसकी हमको प्राप्ति करनी है, जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, उसको हम कहते हैं कार्य। या फिर और सरल कर दो, जो हमारा प्रयोजन है, वो उसको हम कहते हैं कार्य। प्रयोजन समझ गए, हमारा मोटो। और उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, उसे कहते हैं कारण। आप बहुत स्ट्रगल करते हो, बहुत अच्छा, आप मंदिर तक गए, ये मंदिर तक जाना भी तो कारण कार्य संबंध है। मंदिर जाना आपका कार्य है। और मंदिर जाने के लिए आप पैदल चल के गए या फिर आप अपनी गाड़ी से गए, आप किसी के साथ गए, वो कारण है ना। किसी ने आपसे पूछा भैया आप मंदिर कैसे आए, तो आप आंसर क्या दोगे? पैदल आया। तो पैदल आया कारण हो गया कि नहीं? क्या अगर आप पैदल आते तो क्या आपका कार्य नहीं आते, सॉरी, तो क्या आपका कार्य हो पाता? नहीं हो पाता। तो आपको ये देखना है, फिर से समझा रहा हूँ सरल भाषा में। कार्य मतलब हमारा प्रयोजन। और उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए जितना कुछ भी हम प्रयत्न करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी हम हाथ पैर पटकते हैं, वो सब क्या है? कारण है। एक और तरीके से समझो, कारण आप उसे कहोगे जिसके नहीं होने पर आपका कार्य ना हो पाए। बात समझे? अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं नहीं होता तो आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते ज्यादा अच्छे। जस्ट किडिंग, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, पढ़ नहीं तो कहीं से भी सकते हो, ऐसे ही मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा बराबर है। है ना। तो कारण नहीं होगा तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा। बात समझ आई? अभी संबंध क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? अब हम हर संबंध को हम आत्मा पे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? हमें सबको पता है कि भाई हमारा कार्य मतलब प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति या आत्मा की साधना, जो भी हम बोलते हैं। हम लोग मात खा रहे हैं कारण में, हम सही कारण नहीं पकड़ पाए। समझ आ रहा है? तो हमने आत्मा और मोक्ष तक का कारण कार्य संबंध नहीं समझा, इसलिए हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। जिस दिन हम सही कारण पकड़ेंगे भाई, इसी कारण से, या फिर कारण को बोलूं तो रीजन, इसी रीजन से हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, तो उस दिन हमारा कारण कार्य संबंध सफल हो जाएगा। पहली बात, आपको कारण कार्य क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, ये कारण कार्य संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंदर क्यों लिया गया है? कारण कार्य संबंध को
निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंदर क्यों लिया गया है? जैसे कार्य जो करना है उसकी तो हमें पता है, और उस वो हेतु भी पता है हमें, रीजन क्या है, हमें क्या करना है। पर वो रीजन को समाप्त करने के लिए कुछ निमित्त चीजें भी चाहिए, जैसे मैंने बोला था। देखो इसमें नीचे उदाहरण लिखा हुआ है, इसी फाइल में नीचे इधर देखो, मिट्टी मतलब निमित्त से घड़ा नैमित्तिक बनता है। भाई निमित्त नैमित्तिक तो हमको क्लियर है। अब इसी सिचुएशन में क्या हम कारण कार्य से रिप्लेस कर सकते हैं कि मिट्टी कारण से घड़ा कार्य बनता है? क्या ये बात कहना सही है? जी सर, और एक बार कहिए। ये सेंटेंस वापस बोलता हूँ, मिट्टी कारण से घड़ा कार्य, कारण कार्य ब्रैकेट में है, मिट्टी ब्रैकेट कारण से घड़ा ब्रैकेट कार्य बनता है। क्या ये सेंटेंस, क्या ये बात कहना सही है? ए, सही है ना? क्योंकि बिना सही मिट्टी के, हाँ, है ना? मिट्टी तो सही। बेसिकली हम इसको बोले भाई निमित्त निमित्त कारण कार्य में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों में शब्दों का अंतर है कि कारण भी तो निमित्त ही है, कारण भी तो कार्य होने में निमित्त ही है, नहीं है क्या? और कार्य मतलब जो काम हो रहा है, और वही कार्य को हम निमित्त की अपेक्षा निमित्त कह देते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में आप समझने के लिए बोलो, जिस चीज को हम निमित्त की अपेक्षा नैमित्त कहते हैं, उसी चीज को हम कारण की अपेक्षा कार्य कहते हैं। सिर्फ कहने में अंतर आता है, असली में दोनों चीजों में कोई अंतर है क्या? नहीं है। आपको कारण कार्य निमित्त निमित्त क्लियर हो गया? ठीक है। अगला ज्ञान ये तो हम कर चुके थे डिस्कस, और सर संध्या एक जी ने उदाहरण क्वेश्चन मैं पूछा। बोलूं। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे हमको मोक्ष प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कारण भेद ज्ञान होगा, या तत्व चिंतन या तत्व निर्णय, बराबर है। ठीक, बराबर है, बिल्कुल बराबर, ठीक। भेद ज्ञान, जैसे किसी ने कहा भाई मोक्ष किस कारण हुआ, अरिहंत परमात्मा को या आदिनाथ भगवान को मोक्ष किस कारण हुआ, तो आप क्या आंसर दोगे? तत्व ज्ञान के कारण, या अपनी आत्मा की रुचि के कारण, या भेद विज्ञान के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछने पे जो आंसर आता है ना, कार्य किस लिए हुआ, कैसे हुआ, तो आप समझने के लिए बोल सकते हो कैसे प्रश्न का जो उत्तर आता है उसे हम कारण कहते हैं। दुनिया में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कैसे, कैसे मतलब हाउ, हाउ क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सब कारण होता है। हाउ डिड यू अचीव दिस स्कोर, हम टॉपर से पूछते हैं ना कि आपने ये स्कोर कैसे अचीव किया, तो वो बताते भी मैंने इस कारण अचीव किया, मैंने दिन भर पढ़ाई की, मैंने मेहनत किया, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, मैंने बेसिक क्लियर। समझ गए? कारण कार्य क्लियर हो गया। चलो, ज्ञान ये हम कर चुके थे पहले। अब आ जाते हैं व्यापक व्यापक पे। ऑल्दो हम व्यापक व्यापक भी कर चुके हैं और कर्ता कर्म भी कर चुके हैं, व्यापक व्यापक और कर्ता कर्म में क्लियर कट आपस में संबंध है। मैंने आपको बताया था कि भाई जहां जहां व्यापक व्यापक हो सकता है वहां वहां ही कर्ता कर्म हो सकता है। ये बात हम क्लियर कर चुके थे। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्यापक व्यापक के लिए एक और नाम आया है, आश्रित आश्रय संबंध। आश्रित आश्रय संबंध। देखो एक बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है पिक्चर देख के, भाई व्यापक का सर्कल कैसा है, छोटा है, और व्यापक का सर्कल बड़ा है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि व्यापक बड़ा होता है, उसका एक सव्याप्य होता है। अब इसी में इन्होंने बड़ा वाला जो गोला है व्यापक, उसके नीचे लिखा है आश्रय, और छोटा वाला गोल जो है व्याप्य, उसके नीचे लिखा है आश्रित। तो क्या आपने समझा सकते हैं आश्रित आश्रय संबंध क्या चीज है? जैसे वृक्ष है कोई, हाँ हाँ। वो वो व्यापक हो गया, और उसके नहीं, आश्रित जो व्यापक व्याप्य मत बताओ, अब तो आश्रित आश्रय शब्द का ही प्रयोग करो। आश्रित आश्रय, हाँ। जैसे मेरा आत्मा आश्रय है, और हम्म। आश्रित ज्ञान के नहीं, ज्ञान आश्रय है और जीव आश्रित है। देखो मैं, कोई और बोलना चाहता है या मैं समझाऊं? नहीं, जैसे एक धर्मशाला है तो वो एक आश्रय है, और उसमें रुकने वाले सब आश्रित है।
हम्म। और जैसे हमारा जीव है वो आश्रय है, उसके उसमें रहे हुए सारे गुण वो सारे आश्रित है उसके। बहुत बढ़िया। देखो, जैसा हमने व्यापक व्यापक में समझा था कि व्याप्य छोटा होता है, व्यापक बड़ा होता है। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आप आश्रित आश्रय में लगाओ कि आश्रित छोटा होता है, आश्रय बड़ा होता है। अब जैसे व्यापक का ही छोटा हिस्सा व्याप्य है, वैसे ही आश्रय का छोटा हिस्सा आश्रित है। ठीक है, बात समझ आई? ऐसा नहीं कि आश्रय कोई और है और आश्रित कोई और है, ऐसा नहीं है। एक आश्रय का ही हिस्सा होता है छोटा आश्रित। अब जैसे मैंने बोला कि एक बच्चा है और उसका कॉलेज है, तो बच्चा बड़ा है कि कॉलेज बड़ा है? दोनों में से बड़ा क्या है? कॉलेज बड़ा है ना, स्कूल कॉलेज। बड़ा है। उसकी जैसे बहुत सारे बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं, तब जाके वो कॉलेज काम का या सक्सेसफुल है। वैसे एक बड़े से आश्रय के भी बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे आश्रित हैं। जैसे हम लोग, जैसे 7-8 लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप 7-8 लोग किस पे आश्रित हो? मुझ पे आश्रित हो। तो कहने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, मैं तो आप सबसे बहुत छोटा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए लाइफ टाइम, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं गुरु हो गया तो मैं बड़ा होकर आप सब मुझ पे आश्रित हो। एक और बात याद रखो, आश्रय हमेशा एक ही होगा, उस पे आश्रित बहुत सारे हो सकते हैं और होते ही हैं। और बहुत सारे आश्रितों से मिलकर के एक आश्रय बनता है। ज्योतिका जी, यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। वैसे आप सबसे ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ जैसे घर, कॉन्सेप्ट? हाँ। जैसे घर में फैमिली का जो मेन हेड मेंबर होता है वो हम्म। आश्रय है, बाकी उसके जो सब मेंबर हैं वो आश्रित हैं उस पे। ठीक है, लेकिन इसमें ना हमको ये वाला एग्जांपल है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया ना, ये वाला कम लो आप। क्योंकि देखने में क्या अच्छा। लगता है कि भाई वो एक आदमी जिस पे आशा है, उससे ज्यादा तो हम लोग हैं, तो हम बड़े हो गए। हम 4 लोग एक आदमी पे डिपेंडेंट है, तो वो एक आदमी तो अकेला है और हम तो 4 लोग ज्यादा है। तो ऐसा मत समझो इसको, आप बड़ा साइज के अकॉर्डिंग ही समझना। आश्रित आश्रय को आपको साइज के अकॉर्डिंग ही समझना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझो। जो जो आश्रय लेता है वो आश्रित कहलाता है। क्या बोला? जो आश्रय लेता है वो आश्रित कहलाता है। और जिस पे आश्रित होता है या जिसका आश्रय लिया जाता है वो आश्रय कहलाता है। जो आश्रय लेता है वो आश्रित कहलाता है, जिस पे आश्रय लेता है वो आश्रय कहलाता है। ये संबंध ऐसी चीज है, आप टुकड़ों में पढ़ोगे, कभी भी कोई आपको एक साथ नहीं पढ़ाएगा संबंध। ये टुकड़ों में ही आएगा, जिस टॉपिक में जो संबंध आएगा आप समझ लोगे। तो आप लोग का भाग्य है और संध्या जी के निमित्त से ऐसा नैमित्तिक बन रहा है कि हम सीख रहे हैं। संबंध कभी भी एक साथ कोई नहीं पढ़ाता है, हम बस समय सार पढ़ते हैं और जिस गाथा में जिस कलश में आ जाए समझ के आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के पास बहुत अच्छा है, या तो इसके नोट्स रखो या फिर फोटो तो मैं आपको भेज ही दूंगा, बट कीप इट सेफ। जैसे मीना जी ने लास्ट ईयर के संस्कृत पेपर भी सेव करके रखे, तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिल गई। मैंने एक से मांगा था ना, सो थैंक यू फॉर दैट। इसको भी संभाल के रखना है। ठीक है, तो हमारे पहले 4 संबंध क्लियर हो गए। निमित्त नैमित्तिक, कारण कार्य, ज्ञान ज्ञेय, व्यापक व्यापक और कर्ता कर्म। ठीक है, कुछ संबंध पहले के हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आशीष जी, कुछ संबंध हम पहले कर चुके हैं, 2-3 जो अभी रह गए होंगे। बाकी ज्ञान ज्ञेय आपको पता ही, और कर्ता कर्म भी आपको मेरे हिसाब से पता ही होगा, जहां तक मुझे लगता है ना। फिर भी कुछ हो तो आप अभी पूछ सकते, नो प्रॉब्लम। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नया ये ये 4 आश्रित और आश्रय को आधार और आधेय संबंध भी तो कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा बोला। ये चार्ज रखने आधार रखने आधेय संबंध, के लिए लिख पुराने लो समय बाकी में लोग। नहीं रखे। ठीक है, मैं एक क्लियर रखने के करता हूँ। बाकी आशीष सब जी, रहेंगे। आप जो म्यूट नहीं कर चाहिए वो दीजिए, मैं रहता क्लियर है। करता हूँ थोड़ा सा वॉइस। आशीष जी ने बोला है कि 2 संबंध, आधार आधेय। आधार आधेय संबंध,
बस सेम कॉन्सेप्ट वही है, दोनों में बड़ा कौन होगा, आधार आधेय में। आधे। आधार आधार। आधार, इसको ऐसा लिखो, सुनो, इसको उल्टा लिखो, इसको आधे आधार संबंध लिखो, वरना आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे लिखो, आधे, आज मुझे संस्कृत क्लास की फीलिंग आ रही है, इसमें लिखना होता है ना ये सब। आधेय आधार संबंध। अब बताओ, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। आधे छोटा, आधार बड़ा। हाँ, है ना, आधे छोटा, देखो सिंपल, जहां पर भी मूल शब्द में कोई मात्रा लग जाए तो समझना वो छोटा ये बड़ा है। जो आधार लेते हैं वो कौन होते हैं, आधे, और जिस पर आधार लेते हैं वो क्या होता है, आधार। तो जो आधार लेते हैं वो कहलाते हैं आधेय, और जिस पर आधार लिया जाता है वो कहलाते हैं आधार। जैसे मैंने आपको बच्चे और स्टूडेंट कॉलेज वाला, कि बच्चों को कॉलेज की जरूरत है, तो बच्चों का आधार क्या है पढ़ाई के लिए, उनका आधार है कॉलेज। आधेय आधार संबंध। अच्छा, एक बात है कि उल्टा भी तो हो सकता है, कॉलेज भी तो बच्चों पे आधारित है, बिना बच्चों के कॉलेज कैसे चलेगा। तो इस हिसाब से तो बच्चा आधार हो गया और कॉलेज आधे ही हो गया। नहीं, बिकॉज तो बच्चा तो अपेक्षा कहते हैं। सारा है। देखो, नहीं सर, वो कौन सी जो अपेक्षा कार्य से तो देख रहे हैं हम? नहीं नहीं, इसमें अगर हम अपेक्षा बदलेंगे तो फिर तो हमारी परिभाषा गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारी अपेक्षा बदलने पे तो आधार आधे बन जाएगा, आधे आधार बन जाएगा। पर हमें संबंध में एक सटीक डेफिनेशन रखनी पड़ेगी। अच्छा वैसे तो ठीक ये है। व्यवहार में कई हिस्से हैं, सारे संबंध तो नए लगते हैं, मतलब अपेक्षा लगती है। फिर भी एक सटीक नियम बना लीजिए आप, इस जो मैंने अभी आपके सामने एक बात रखी, उसको ऐसा समझो, जो स्कूल है वो स्कूल किसी एक बच्चे पे आधारित नहीं है। अगर एक एक बच्चा कॉलेज नहीं आएगा तो कॉलेज का कुछ बिगड़ेगा क्या, नहीं बिगड़ेगा। एक कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो 1000 की 1000 बच्चों का आधार एक कॉलेज है। तो हम जब भी संबंधों की बात करते हैं, उसमें जो आधार है, जो आश्रित है, वो एक सिंगुलर है। तो एक अकेला बच्चा अगर नहीं आएगा तो कॉलेज का कुछ भी बिगड़ने वाला है क्या, नहीं। उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमको लगाना है, ऐसा कभी नहीं होगा कि उल्टा हो जाए। एक नियम जो हमने बनाया है कि आधे छोटा है आधार बड़ा है, आधे आधार पर आश्रित होते, यही नियम को फॉलो करना है, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक सटीक नियम अच्छा हमने सर। बनाया, उस पर ही चलना है। ओके, चलिए। सर। अब आगे जो 4 संबंध हमने डिस्कस किए थे सर, कि, हाँ जैसे आपने बोलिए। अभी आधार आधे में बोला कि आधार सिंगुलर है, तो फिर हम्म, आधे प्लूरल भी नहीं, हो सकता है ना, फिर बहुत सर। हो गई ना, आधे तो प्लूरल होगा ही होगा, मैंने बोला ना, बहुत सारे चीजों का एक आधार हो सकता है, बहुत सारे आश्रितों का एक आश्रय हो सकता है, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अनेकांत और एकांत में आधार क्या है, आधेय क्या है, अनेकांत और एकांत में। अनेकांत में आधार अनेकांत अनेकांत है आधार और है। एकांत आधे। ठीक है, आशीष जी क्या बोल रहे हैं। अनेकांत आधार है और हाँ, एकांत आधेय है। आधे, ठीक है, क्योंकि एकांत बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे एकांतों से मिलके एक अनेकांत बनता है। तो एकांत आधेय, अनेकांत आधार। ठीक है ज्योतिका जी, गेटिंग द पॉइंट। ओके, चलिए। अब 4 संबंध जो आप लोगों ने मुझे बताए थे, 4 नहीं, आपने 3 ही बताए थे, एक मैंने जोड़ दिया। प्रमाण प्रमेय, साध्य साधक, और भाव्य भावक, वाच्य वाचक। सबसे पहले हम समझते हैं प्रमाण प्रमेय संबंध। इसमें तो देखो नीचे लिखा हुआ है, प्रमाण मतलब क्या होता है, प्रमाण मतलब होता है जानने का साधन। प्रमेय, देखो इसमें डबल म नहीं आता, एक ही म आता है, ये थोड़ा लिखने का मिस्टेक है, एक ही म आता है प्रमेय। प्रमेय मतलब जो जानने योग्य है,
जानने का साधन प्रमाण, जानने योग्य प्रमेय। प्रमाण प्रमेय वैसा ही है जैसा ज्ञान ज्ञेय है। ठीक है। प्रमाण से क्या होता है? प्रमाण से वस्तु को प्रामाणिक किया जाता है भी, ये वस्तु जो एकदम सही है, एकदम सच्ची है। हम कहें तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वो मतलब वो गलत बोल रहा था, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आंखों से देखना प्रमाण हो गया ना। तो प्रमाण प्रमेय, प्रमेय मतलब जानने योग्य, प्रमाण मतलब जिसके द्वारा जाना जाए या जानने का साधन। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल इनने ऐसा दिया है, जो हमारी आत्मा है उसको हम कैसे जानते हैं बताओ? तो मैंने बोला हम अपनी आत्मा को अलग अलग नयों से जानते हैं। हम नए से आत्मा को जानते हैं। अब इसमें प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है? नए प्रमेय है, प्रमाण तो आत्मा हो गई। आत्मा हाँ, प्रमाण। ठीक है। क्योंकि हम जान किसको रहे हैं? आत्मा को। तो आत्मा सिंपल को। है, जिसको जाना जाता है वो प्रमेय कहलाता है। और जिसके थ्रू जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसकी मदद से जाना जाता है, वो प्रमाण कहलाता है। और इसलिए प्रमाण हमारा जैन दर्शन का एक विषय है कि भाई उस प्रमाण के माध्यम से हम वस्तुओं को, अलग अलग वस्तुओं को जानते हैं। ठीक है। प्रमाण प्रमेय क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई समझने लायक है नहीं। जिसके द्वारा जान रहे हैं, जिसके थ्रू जान रहे हैं, वो प्रमाण कहलाता है। जिसको जान रहे हैं वो प्रमेय कहलाता है। सर, हाँ जी। इसी में एक और आता है प्रमाता प्रमिति, वो क्या होता है? प्रमाता प्रमिति संबंध नहीं है। मैं बस समझा अच्छा। देता हूँ, आपने पूछा है तो क्या है। हम्म। प्रमाता वो है, वह व्यक्ति जो व्यक्ति प्रमाण का प्रयोग कर रहा है। प्रमाण जो का प्रयोग प्रमाण कर का रहा है। प्रयोग कर रहा है, यस, प्रमाता है। और प्रमाण की जो क्रिया होती है वो प्रमिति कहलाती है। मुझे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना पड़ेगा, 1 मिनट दो मैं, क्योंकि ज्ञान ज्ञाता में भी आता है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। एक मिनट। एक सेकेंड, क्योंकि ज्ञान वाले में भी यही चीज आती है और उसमें भी। हाँ, बस आप लोग स्क्रीन टच मत करना। चलो, देखो क्या चीजें हैं आप लोग के सामने। एक होता है ज्ञान, एक होता है प्रमाण। ठीक है। ज्ञान के आगे 4 चीजें हैं। ज्ञान, कॉमा ज्ञेय, कॉमा ज्ञाता, कॉमा ज्ञप्ति। क्योंकि ज्ञान के संबंध की तरह एग्जैक्ट ज्ञान के संबंध का कॉपी है प्रमाण प्रमेय संबंध। प्रमाण में भी 4 चीजें क्या है? प्रमाण, अगला क्या होगा बोलो? प्रमेय, प्रमेय। प्रमेय। प्रमाता, प्रमाता, प्रमाता और प्रमिति, प्रमिति। प्रमेय। अब ये दोनों दोनों की सेम डेफिनेशन है, पर डेफिनेशन ये है, जब आप ज्ञान की बात करोगे और जब प्रमाण की बात करोगे, तो जहां जहां मैं ज्ञान शब्द बोल रहा हूं ना, आप उसको प्रमाण से रिप्लेस कर देना। जैसे ज्ञान से जाना जाता है, प्रमाण से जाना जाता है। ठीक है। जिन चीजों को जाना जाता है वह सब ज्ञेय कहलाती हैं। मतलब जिन भी चीजों को ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है वह सभी ज्ञेय कहलाती हैं। प्रमेय की परिभाषा क्या होगी बोलो? वापिस सुनो। प्रमाण द्वारा जो जानने में आए हाँ, देखो मैं तो ज्ञेय की प्रमेय। परिभाषा बोल रहा हूँ, आप लोग प्रमेय की परिभाषा बोलना। ज्ञेय की हम्म। परिभाषा है, ज्ञान के द्वारा जिनको जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है। तो प्रमेय की प्रमाण के परिभाषा द्वारा जो बोलो। जानने में आता है वो प्रमेय कहलाता है। प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है वो प्रमेय कहलाता है। हम्म। अगला, जो जानता है या फिर जो
ज्ञान का धारी है, जो ज्ञानधारी है वह ज्ञाता है, तो प्रमाता कौन होगा? प्रमाण का धारी प्रमाता। प्रमाण का धारी। या और सिंपल करते हैं, जो ज्ञान का प्रयोग करता है वह ज्ञाता है, तो तो प्रमाता जो कौन प्रमाण होगा? का प्रयोग करता है, प्रमाण का प्रयोग। जो प्रमाण का प्रयोग करता है वो प्रमाता है। हम्म, जानने की क्रिया का नाम ज्ञप्ति है, तो प्रमिति क्या होगी? ज्ञान, प्रमाण की जानने की क्रिया। जानना मत लगाओ ना, प्रमाण की नहीं, क्रिया का प्रमाण, नाम प्रमाण की क्रिया का प्रमिति नाम, है। प्रमाण की प्रमिति। क्रिया। आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारे न्याय के शब्द हैं। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति। क्लियर हो गया सबको ये हाँ कॉन्सेप्ट? हो गया। चल, हाँ हो गया। वो तो होना ही था, मैंने बताया तो होगा सर ही। आप करवाते हैं एकदम क्लियरिटी तो हो जाता है, नहीं नहीं ऐसा तो वो नहीं, मैं कंफ्यूजन होता रहता है। मजाक करता हूँ, मैं अपने आप को कोई ऐसा महान नहीं समझता, मैं तो सीख ही नहीं रहा नहीं हूँ सर, बचपन ऐसा से। नहीं। वो ऐसा दिमाग में आ गया तो वो क्लियर भी हो गया ना, प्रमाता प्रमिति का भी। चल, अब जो अगला संबंध है वो बड़ा प्यारा संबंध है, और हमारा और आपका संबंध है। वैसे सारी संबंध के हम प्रयोग करते हैं, स्टिल छठवें नंबर का संबंध है साध्य साधक संबंध। क्या नाम है इस संबंध का? साध्य साधक संबंध। और मुझे लगता नहीं कि आपको समझाना पड़ेगा, आप बता सकते हैं साध्य कौन और साधक कौन? आप साध्य and हम लोग अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मेरे को बताओ। से प्राप्त साध्य कर रहे हैं, मोक्ष है। जिसको प्राप्त करना है वो साध्य है, और जो हम्म, प्राप्त करने वाला है उसको साधक है। बस देखो प्रवीणा जी, सीधा मोक्ष पे मत जाओ, पहले अपन उसको समझेंगे, फिर बाद में उसको आत्मा पे घटित करते हैं ना। तो साध्य साधक में क्या है? साधक कौन है? साधक कौन होगा? साधने वाला, जो जो साधना माध्यम करने हो, है वाला, ना। माध्यम। अब माध्यम पे मत जाओ, वो कठिन पड़ेगा आपको माध्यम। जो साधक साधना मतलब करते हैं। जो साधना कर साधना रहा है, करना। जो साधना कर रहा है, जिसको प्राप्त करना है। और साध्य मतलब जिस चीज को प्राप्त करना है। एक बच्चा जिस बहुत मेहनत कर रहा है पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो पेपर में अच्छा नंबर लाना क्या हो गया? साध्य। साध्य हो गया। साध्य मतलब लक्ष्य, और बहुत सर मेहनत। लक्ष्य लक्षण भी बोल सकते हैं, लक्ष्य लक्षण। हाँ, वो भी समझा दूंगा मैं आपको, बताता हूँ वो चीज क्या है। और साधक मतलब क्या बोला? जो साध्य की प्राप्ति करना चाह रहा है वो कौन है? साधक। आप सबको तो सर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हम सब कौन है? साधक। किसके साधक हैं? मोक्ष के साधक हैं, तो मोक्ष क्या हो गया? साध्य हो गया। तो जैसे जो अभी तपी व्रती मतलब मुनिराज हैं, वो साध्य है, अरे नहीं वो साधक हैं, और वो हाँ, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तो मोक्ष क्या हो गया? साध्य। साध्य। अब जो संध्या जी ने बोला था बीच में, क्या बोला था? लक्ष्य लक्षण। तो लक्ष्य लक्षण कोई संबंध नहीं है। लक्ष्य का मतलब अगर साध्य है, तो लक्षण का मतलब क्या होगा? जिसके द्वारा लक्ष्य साधा जाए। नहीं नहीं, साध्य साधक में बताओ, साध्य साधक में अगर लक्ष्य साध्य है तो लक्षण क्या होगा? लक्षण क्या होगा? साधक। 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 बस। साधक क्या है? साधक में कुछ पर्टिकुलर ऐसे लक्षण, मतलब क्या होते हैं? क्वालिटीज, राइट। तो हाँ। साधक में कुछ ऐसी क्वालिटी पाई जाती, तभी तो वो साध्य बनेगा। भाई क्या अभव्य जीव को मोक्ष की चाह है क्या? नहीं है, तो नहीं क्योंकि उसके नहीं अंदर मोक्ष के लक्षण नहीं नहीं है, है। तो इसलिए वो क्या नहीं कहलाएगा? वो क्या लक्ष्य, वो हमारा लक्षण नहीं कहलाएगा। लेकिन भव्य जीव को मोक्ष की प्राप्ति है, तो वो भव्य जीव साधक भी कहलाएगा, वही भव्य जीव लक्षण भी कहलाएगा। और जिसकी उसको प्राप्त करनी मोक्ष की, वह मोक्ष साध्य भी है, और वही मोक्ष लक्ष्य भी है। ठीक है, साध्य साधक क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? ठीक है, अगले पे आ जाओ। सातवें नंबर का संबंध भाव्य भावक। भैया एक चीज, हाँ जो बोलिए। जैसे ये साध्य साधक बना है, तो ये सध धातु से बना है। हाँ जी। अक प्रत्यय और साध्य में यत प्रत्यय। यस, जो साधना शब्द है वो भी यहीं से आता है। तो फिर सध का वैसे मूल अर्थ क्या रहा? साधना। हाँ, सद का मतलब सद मतलब ऐसे होता है कि लगे रहना। कहते हैं ना कि तुम इस काम में लग जाओ, तो साधना क्या करता है? आप साधना करने वाला जीव अपनी हम्म। आत्मा में लग गया, वैसे।
कोई भी सर कार्य के ये लिए होता है ना, इसका साधना एक पड़ेगा संबंध, आपको, हाँ, लगे रहो। प्रवीणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसका सिमिलर संबंध ध्यान ध्यायक ये भी है, ध्येय ध्यान ध्यायक। ध्यान ध्याता ध्येय। ध्याता, ध्यान ध्याता, हाँ ध्यान हाँ, ये भी ध्याता मैं ध्येय। बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अगले ध्येय। पे आते हैं। ध्यान ध्येय ध्याता, that we will cover that also। अच्छा, ये जो अगला संबंध है भाव्य भावक, ये प्रवीणा जी ने बताया था, वो समझा सकते हैं क्या है भाव्य भावक, या किसी और को भी अगर समझाना हो तो। हाँ, मैं ट्राई करूँ जैसे, इसमें। हाँ हाँ, करो, आप करो। बताइए आशीष जी, बताइए। एक सेकंड, चार्जिंग में लगा दी, खत्म हो गई चार्जिंग। भाव्य भावक संबंध। यानी जो भाव करता है, और जो भाव हो रहे हैं वो भाव कहलाएंगे भाव्य। हम्म, देखो, जहां जहां पर भी अक का आपको साउंड आ रहा है, अक, साधक, वो अक का करता साउंड है। आया, ठीक है। भावक, अक का साउंड आया, तो जहां जहां भी अक का साउंड आ रहा है, इसका मतलब है करने वाला। क्या मतलब होता है? करने वाला। अब क्या करने वाला? तो भाव साधक, करना, साधना करने वाला। तो भाव को भाव, करता है। भाव भावक, करना। भाव करने वाला, खत्म। अच्छा, सर यहाँ ऐसा, इसके आगे आएगा वाचक। तो वाचक मतलब वाच्य करने वाला, वाच्य मतलब कहने वाला, बोलने वाला। तो जहां जहां भी अक साउंड आएगा, आपको आपको समझ जाना है उसका मतलब क्या होता है, करने वाला। और उसके सामने वाला मतलब जिस चीज को वो कर रहा है। तो साधक साधना कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? साध्य की प्राप्ति के लिए। भावक भावना भा रहा है, किस चीज के लिए? कि जो उसके भाव है उसको भा रहा है ना। तो भाव क्या हो गए? भाव्य। तो जिन भावक, भाने वाला, तो जिन चीजों को वो भा रहा है, वो भाव्य कहलाता है। सिंपल एज दैट। समझ आ गया भाव्य भावक? सर हाँ जी। जीव भावक और मोह राग देश भाव दे। नहीं, पर ये तो आप नेगेटिव में क्यों ले जा रहे हो? हमको मोर आदेश भाना है क्या? भान। हाँ, हम करी नहीं, इसको नहीं लाना, ये गलत हो जाएगा। भावक मतलब वही अच्छा। जीव होता है भावक, जिसको किसी चीज की प्राप्ति करनी है, इसलिए वो उसको भा रहा है। इस संबंध के पीछे का मतलब ही ये है कि हमको उस चीज की प्राप्ति करनी है। आपको मोर आदेश की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है, खूब भरे हमारे पास, फुल स्टॉक में है। ठीक है। ऐसा नेगेटिव में मत ले जाना। हाँ, आप समझ गए, आप समझ सॉरी, समझ सॉरी, सम, सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई सॉरी क्या उसमें, आप समझ तो गए। बस उसको हमको पॉजिटिव एंगल पे ले जाना है। अब हम देखते हैं आज इसमें भैया वाच्य जी और, भाव्य और हाँ भावक जो होगा, भाव्य भावक होगा वो तो दो द्रव्यों के बीच होगा ना। हाँ हाँ जैसे ऊपर के कर्ता कर्म संबंध थे, वो एक ही द्रव्य में लगते थे। ये भाव्य हाँ भावक और ये साध्य साधक, ये तो दो द्रव्यों में रहेंगे ना। हाँ। अब इसमें वही है, जैसे अगर आपने बोला कि भाई मुझे सिद्ध बनना है, तो खैर बनूंगा तो तो सिद्ध एक ही मैं ही। द्रव्य हो गया। हाँ, लेकिन लेकिन सुनो तो, मैं जिस सिद्ध को देख रहा हूँ, वो सिद्ध तो मैं नहीं हूँ। या सिंपल करो, सिंपल, मैं मंदिर गया, मंदिर जाके एक प्रतिमा को देख करके मैं उस प्रतिमा की साधना कर रहा हूँ। वो प्रतिमा जिनकी है और मैं, हम दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अब इसमें न लग जाएगा भाई, व्यवहार अपेक्षा हम दोनों अलग अलग हैं और निश्चयापेक्षा हम एक है। यहाँ पे एक आपको है। न लगाना है। कहने को तो भावे भावक भी एक में लग सकता है, भाई मैं किसको भा रहा हूँ? स्वयं को ही तो भा रहा हूँ, मेरी स्वयं आत्मा को को भा तो रहा हूँ। भा रहा हूँ। तो इस अपेक्षा तो एक ही द्रव्य में लग गया कि मैं ही भावक, मैं ही भाव्य। और अगर आप व्यवहार सोचो, तो मैं प्रतिमा को देख करके प्रतिमा को भा रहा हूँ, कि हम कहते हैं निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। तो हम भगवान के एक एक अंग को भा रहे हैं, तो वो पर में लग गया। दोनों अपेक्षा लग सकती है। ठीक है, ये एंगल हाँ, आपके एक ऊपर है। द्रव्य में भी हो सकते हैं। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और हमको तो ट्राई करना है कि हम हर हम्म। संबंध को एक द्रव्य में लगाएं। मैं ही एक ज्ञाता, ही मैं द्रव्य। ही ज्ञान, मैं ही ज्ञेय, मैं ही ज्ञप्ति। तभी वही तो ऑटोमोस्ट लेवल होती है, परम शुद्धि की दशा वही होती है। तो सारे संबंध आके कहाँ रुक रहे हैं? मुझ पे आकर ही मेरे सारे संबंध रुक रहे हैं। यही तो करना है। चलो, अगला देखते हैं, वाच्य वाचक। चिंता नहीं करो, ज्यादा हैवी नहीं होगा, आखिरी देखेंगे आज का। वाच्य वाचक, मैंने आपको समझाया
जहां जहां भी अक का साउंड आ रहा है, वाचक। तो मतलब क्या मतलब होगा वाचक का? देखो कर्ता। वाच, हाँ अब हाँ करता, वेरी गुड। अब वाच मतलब हमने पढ़ा है, वाच मतलब होता है बोध या बोलना या समझना। बोलना। बोध शब्द पता है, बोध मतलब बुद्धि। बुद्धि शब्द होता है ना, बुद्धि, बोध, बोध मतलब जानना ही होता है एक तरीके से। सो जो बोध करता है वो हो गया वाचक। और वो जिस चीज का बोध कर रहा है, बोध को और डिकोड करूं तो जानना चाह रहा है। तो जो ज्ञान कर रहा है, जो बोध कर रहा है, अब मैं ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा, वरना आप ज्ञान के समझ बैठोगे, इसलिए मैं बोध शब्द बोल रहा हूँ। कि जो बोध कर रहा है वो कौन हो गया, वाचक। और जिस चीज का वो बोध कर रहा है वो कौन है, वाच्य। अब ये देखो, ये जिन्होंने पिक्चर, जो एआई ने जो पिक्चर बनाया है उसको समय सार नहीं पता और हमको पता है। उसने क्या समझा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, इसलिए उसने यहाँ पे किसी व्यक्ति का चित्र बनाया है कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बोध कर रहा है। दुनिया यही तो होती है ना, एक व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है। पर हम तो ऐसा नहीं बोलते, हम तो स्वयं ही स्वयं के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब वैसे ही गलत तो नहीं बोल रहे। अनादिकाल से हमारे लिए वाचक, हम खुद वाचक है, लेकिन हमारे लिए वाच्य क्या है। हम स्वयं भावक तो हैं, लेकिन हमारे लिए भाव्य क्या है। हम स्वयं साधक तो हैं, लेकिन हमारे लिए साध्य क्या है। हम स्वयं ज्ञान तो है, लेकिन हमारे लिए ज्ञेय क्या है। हम स्वयं कर्ता तो है, लेकिन हमारे लिए कर्म क्या है। हम स्वयं निमित्त तो है, लेकिन हमारे लिए नैमित्तिक क्या है। इस सब बातों पे सोचना है कि नहीं सोचना। ये सारे संबंध सोचना मैंने है। बोला ना, ये सारे संबंध आके मुझ पे रुकने चाहिए कि दोनों कंडीशन में स्वयं हूँ। लेकिन मैंने अपनी सारी बातों को किस में लगा दिया है, पर में लगा पर में। दिया। मतलब मैं एक और दूसरा कोई और, तो वो संबंध वैसे भी हमने पढ़ा है, संबंध मतलब दो चीजों के संबंध। सम मतलब दो चीज, संबंध। सम दो चीजों में होता है ना, सम विषम आपने पढ़ा होगा। पर यहाँ दो चीजों में संबंध को नहीं लगाना है, अपने स्वयं में ही लगाना है। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं स्वयं का साध्य, मैं स्वयं का साधन, मैं स्वयं का बस कर्ता, मैं स्वयं का कर्म। कर, बस। अभी 8 संबंध हो गए और हमें टोटल 18 संबंध करने हैं। तो कितनी बाकी हैं, 10। 10। 10। 10। 10 बाकी है। कर पाओ, करेंगे। 18 संबंध आए हैं करेंगे। पुण्य पाप अधिकार में टोटल। तो सर बाकी ये के, उसका नहीं बताया, इसका, ध्याता दे, ध्यान ध्याता दे। अच्छा बताए देखो ये ना। ध्यान, हाँ जो प्रवीणा जी ने पूछा था बता देता हूँ, ये कोई संबंध नहीं है। वैसे कह सकते संबंधी। हो, ध्याता ध्येय संबंध कह सकते हैं कहने के लिए। अब आप लोग बताओ, ध्येता मतलब जो ध्या रहा है ध्याता मतलब मैं भाई, ध्याता, ध्याने वाला करता। ध्याने वाला करता है करता। ना, मैं। और ध्येय मतलब जिसको मैं ध्येय ध्या रहा मतलब हूँ, जिसको, जिसको हाँ धारा है। जिसका मैं जिसको ध्यान कर रहा मोक्ष, हूँ, मोक्ष मेरा ध्येय है। वो ध्येय ध्यान, है। ध्यान मेरी अब क्रिया। संध्या जी, अब इसको मोक्ष मत लगाओ, स्वयं पे लगाओ। मैं ही ध्याता स्वयं हूँ, मैं ही मैं ध्येय। ही तो ध्याता, मोक्ष भी क्या है, मैं ही पर्याय ही ध्येय। तो है। एट द एंड हाँ, ऑफ द डे मोक्ष भी क्या है, पर्याय है। और पर्याय तो हमको पता ही है, नश्वर होती है। मैं तो द्रव्य स्वभावी ऐसे। तो मैं ही ध्यान, मैं ही ध्येय, मैं ही ध्याता। अच्छा मैंने ध्येय और ध्याता समझा दिया। ध्यान पता है आपको, ध्यान ध्येय देंगे। और ध्याता के बीच में जो चीज है वो है ध्यान, ठीक है। ध्यान, ध्येय ध्याता को जो ध्येय, ध्येय तक पहुंचाता है, तो वो कौन है, अच्छा, ध्यान है। साधन कह सकते हैं इसको। ध्यान। बिल्कुल क्या, साध्य उसके साधक बीच की संबंध कड़ी। में, जिसको देखो हम्म। साध्य साधक संबंध में जो साधन है वही ध्येय ध्याता संबंध में ध्यान है। मीना जी समझ आया हाँ। कि अटक गए कुछ। साध्य साधक तक, साधक साध्य तक जाता है ना, तो कैसे जाता है, साधन के थ्रू। तो हाँ। साधन, वैसे ही ध्येय ध्याता कहाँ तक जाता है, ध्येय तक। किसके माध्यम से, ध्यान ध्यान। के माध्यम से, ध्यान के। ठीक है। देखो आप एक्स्ट्रा, वैसे 8 हमने बोले, इन 8 के अलावा हमने कारण कार्य संबंध भी देख लिया, आश्रय आश्रय संबंध भी देख लिया, आधार आधेय संबंध देख लिया, फिर ध्यान ध्येय संबंध देख लिया। 12 संबंध देख ली टोटल हम। वैसे ध्यायक भी शब्द आता है सर। हाँ ध्यायक, हाँ तो ध्यायक कौन होगा, ध्याता ही वही होगा, जो करता है वही, है ना। मतलब मैं ध्या कह रही हूँ कि वो शब्द आ रहा है ऐसे। अच्छा शब्द है, सुंदर शब्द है ध्यायक। किसी का नाम रख सकते हैं ध्यायक, अच्छा शब्द है, ठीक है। चलिए फिर
बाकी सर संबंध वो हम कल वच हाँ धातु का भैया चार्ट मूल चार्ट थोड़ा अर्थ, भेज दीजिए। वच धातु का मूल अर्थ तो बोलना ही होगा या कुछ और हाँ होगा? देखो, वच धातु वैसे का अर्थ चलता है वाचना। वाचना शब्द सुने ना, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा। हाँ, जिस तो वच स्वाध्याय धातु पहले मतलब होता है, वाचन था। हाँ, तो वाचना, वाचना शब्द उसका अर्थ आएगा वच धातु का मूल अर्थ। और वाचना मतलब क्या होता है, बोलना ही, वैसा। अब कह रही परिवर्तित धातु एक है, तरीके से। ये परिवर्तन हो जाता है इसका। पद धातु होती है, वच धातु होती है, तो इसका आगे जाके परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तित धातु में पढ़ेंगे हम। बाकी इसका अर्थ वाचना ही है, वच धातु का अर्थ। ठीक है। तो ये ठीक है चार्ट ना? भेज दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ अशुद्धियां हैं, हाँ, तो अशुद्धि सही करके भेज दूँ, थोड़ा इसमें हिंदी अशुद्धियां हैं, तो करके मैं भेज देता हूँ। ठीक है। कल क्लास रहेगा हम 7:30। हाँ, कल क्लास रहेगा 7:30। ओके। थैंक यू सर। ओके। नमस्ते। Thank you. जय जिनेन्द्र। जय Thank you. जय जिनेन्द्र।